नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कलाम एकेडमी द्वारा चलाई जा रही समाधान एक श्रृंखला सीरीज के तहत जो सेकंड ग्रेड की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है अभी तक के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उनके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई अवधारणाओं पर भी संक्षिप्त रूप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम उस अवधारणा को देखेंगे, उससे संबंधित कोई डेटा है तो उसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से अभी तक जो प्रश्न है डाउटफुल क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं और क्या उनके आंसर हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस प्रश्न के अंदर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित कुछ डेटा दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं। तो कृषि से संबंधित कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, लगभग 3 स्टेटमेंट हैं, ए, बी और सी, और 3 कथनों में 3 अलग अलग प्रकार के आंकड़ों का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा गया है कि सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो उन आंकड़ों को हम बाद में देखेंगे, प्रश्न के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि भारत के अंदर जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है, जीडीपी में योगदान कितना है, रोजगार में योगदान कितना है, इसके साथ साथ कृषि की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, कृषि का सीएजीआर कितना है, और कृषि के अंदर जो आय है उस आय की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, कृषि का उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्ति क्या है, कितना उत्पादन रहा है। जो सरकार के आंकड़े हैं उनके ऊपर हम एक बार संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है, इस कृषि में मुख्य रूप से 4 सहायक गतिविधियां या उप गतिविधियां, या हम कहें कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4 उप क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। फसल, दूसरा पशुपालन, उसके पश्चात वानिकी और मत्स्य पालन। ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्र जो है ये कृषि के उप क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, जाने जाते हैं। अब देखो, लास्ट ईयर वर्ष 2024-25 में भारत के अंदर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर या ग्रोथ रेट जो है उसको हम अलग अलग आधार पर देखते हैं। सबसे पहले 2024-25 में, वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.8% की रही है। ध्यान रखें, वर्ष 2024-25 की ग्रोथ रेट 3.8%, यानी कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कृषि क्षेत्र का उत्पादन 3.8% बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में, इससे जस्ट एक वर्ष पूर्व, वर्ष 2023-24 में जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो 1.4% रही थी। और उस ग्रोथ रेट की तुलना में वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर बढ़ी है। तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 23-24 में 1.4% थी, उसकी तुलना में 2024-25 के अंदर वृद्धि दर बढ़ी है। ये तो है वार्षिक वृद्धि दर, प्रत्येक वर्ष की जो वृद्धि दर है उसको हमने देखा। इसके अलावा एक वृद्धि दर होती है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको CAGR के नाम से जानते हैं। और वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में सरकार के द्वारा लगभग 7 वर्षों के आंकड़ों का औसत निकाल के, और ये देखा गया कि 17 से लेकर 23 साल के बीच में, यानी 17 से 2023 के बीच कृषि की वृद्धि दर या औसत वृद्धि दर जो है वो लगभग 5% रही है। भारत सरकार के अनुसार 2017 से 23 के बीच का CAGR, चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5% रहा है। इसके साथ साथ देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि 2007-08 में सरकार ने शुरू किया कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष न्यूनतम 4% ग्रोथ रेट रखने का टारगेट रखा था। इस योजना के अंदर सरकार ने बताया कि अगर हमें
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है और कृषि के रुझानों को और अधिक मजबूत करना है, तो हमें कृषि में कम से कम 4% की ग्रोथ रेट रखनी होगी, कम से कम 4% वृद्धि दर रहेगी, तो हम कृषि क्षेत्र की वृद्धि को अच्छा मान सकते हैं। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र के और अन्य आंकड़ों के अंदर अगर हम देखें तो दशकीय वृद्धि दर जो कृषि के अंदर आय है, उस आय में 10 साल के सरकार ने डेटा दिए हैं, तो कृषि आय जो है उस कृषि आय में दशकीय वृद्धि लगभग 5.23% रही थी। तो देखो अभी तक के जो हमने कुछ डेटा देखे हैं कृषि से संबंधित, उन डेटा के अंदर हमने देखा कि वार्षिक वृद्धि दर 2024-25 में 3.8% रही है। 2023-24 में उससे एक साल पहले वृद्धि दर 1.4% थी। 2024-25 में 3.8% हो गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सरकार ने कम से कम 4% ग्रोथ रेट रखने का, कृषि की वृद्धि दर रखने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2023-24 की वृद्धि दर जो है 3.8 है, तो 4 वाले से लेवल से कम है। उसके अलावा हम देखें कि पिछले 7 सालों में, वर्ष 2017 से लेकर 2023 के बीच में 7 सालों में कृषि की वृद्धि दर 5% रही है। CAGR जो है वो 5% रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में कृषि की वृद्धि दर, ये CAGR 5% होने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो लक्ष्य है 4% का, उससे उच्च कृषि की वृद्धि दर रही है। फिर एक और हमने डेटा देखा कि कृषि आय जो है उसके अंदर दशकीय वृद्धि दर जो है वो लगभग 5.23% रही है। इसके साथ साथ अगर हम कृषि क्षेत्र का योगदान देखें तो प्रचलित कीमतों पर भारत की GDP के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16% है। एक आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र भारत की संपूर्ण GDP में कितना परसेंट योगदान देता है? 16%। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लगभग 46.1% आबादी जो है उसको समर्थन प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र जो है उसका उत्पादन 16% है, जबकि कृषि पर निर्भर रहने वाली पॉपुलेशन, या हम कहें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, वो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार लगभग 46.1% है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कृषि में उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े क्या हैं, कि कितना उत्पादन हुआ और कौन कौन से डेटा सरकार ने इस बार दे रखे हैं। तो देखो कृषि उत्पादन जो है उसके 2 डेटा हमें यहाँ पर 3 डेटा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो जो डेटा है वो यही है कि वैश्विक अनाज उत्पादन में, पूरे विश्व में जितना भी अनाज उत्पादन होता है, उस अनाज उत्पादन में भारत के अनाज उत्पादन का योगदान, या हम कहें भारतीय कृषि का योगदान 11.6% है। पूरे विश्व में अगर 100 अनाज उत्पादित होता है, 100 इकाई अनाज उत्पादित होता है, तो उसमें से 11.6 इकाई अनाज उत्पादित भारतीय कृषि से होता है। इसके अलावा खरीफ जो खाद्यान्न है उसका डेटा दिया हुआ है 2024-25 का। ये डेटा जो है 2024-25 के हैं, अनाज और खरीफ खाद्यान्न के। 2024-25 में अनाज का उत्पादन जो है, वैश्विक अनाज के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 11.6%। और 2024-25 में खरीफ का खाद्यान्न केवल खरीफ की फसलों का दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब हम देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा जब तैयार की जाती है तो आर्थिक समीक्षा को लगभग दिसंबर महीने तक के डेटा लेकर और तैयार कर लिया जाता है। तो 24-25 के जो डेटा है उसमें दिसंबर तक के डेटा, नवंबर दिसंबर तक के डेटा है। तो नवंबर दिसंबर में रबी की फसल जो है उसकी कटाई नहीं होती, तो उसका जो उत्पादन है, एग्जैक्ट उत्पादन पता नहीं चलता। सरकार केवल अनुमानित उत्पादन का ही पता लगा पाती है। इसलिए वास्तविक उत्पादन केवल एक ही फसल का प्राप्त हुआ था अभी तक सरकार को, और वो है खरीफ की फसल। तो खरीफ का खाद्यान्न जो है सरकार के अनुसार 1647.05 लाख मैट्रिक टन, ये उत्पादन वर्ष 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न का रहा है, कुल खाद्यान्न नहीं है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन कब पता चलेगा? तो वर्ष 2025 के अंदर 24-25 का केवल खरीफ के खाद्यान्न का वास्तविक आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब
अगर 23-24 का हम देखें तो 23-24 का हमें वास्तविक आंकड़ा प्राप्त हो सकता है जिसमें खरीफ और रबी के कुल खाद्यान्न की स्थिति का पता हो। तो वो डेटा सरकार ने प्रदान किया था फरवरी 2025 के अंदर। कृषि मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2023-24 के अंदर भारत के अंदर, ये ध्यान रखना, ये डेटा जो है ये 24-25 का है और कुल खाद्यान्न जो है वो 1 वर्ष पुराने डेटा सरकार ने प्रदान किए और इसमें ये बताया गया कि भारत के अंदर कुल खाद्यान्न वर्ष 2023-24 में 332.29 मिलियन मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन नहीं है, मिलियन मेट्रिक टन, इसी इकाई के अंदर सरकार ने एज इट इज डेटा जो है उसको लिखा गया है। तो ध्यान रखें भारत के अंदर कृषि की परिस्थितियों में हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी है। कृषि के 4 उपक्षेत्र हैं, फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। कृषि की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 2024-25 में 3.8% है, 2023-24 के अंदर 1.4% थी। CAGR जो है 2017 से लेकर 23 तक वो 5% है। इसके साथ साथ दशकीय वृद्धि दर जो आय के अंदर कृषि आय में होने वाली वृद्धि दर है वो 5.23% है। खाद्यान्न जो है उसके उत्पादन को हमने देखा, 2024-25 में अनाज का उत्पादन पूरे वैश्विक अनाज के उत्पादन का 11.6% है। इसके साथ साथ खरीफ का खाद्यान्न जो है 47.05 लाख मेट्रिक टन है। इसके अलावा 2024-23-24 के कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 332.29 मिलियन मेट्रिक टन है। ये हमने उत्पादन और कृषि की वृद्धि से संबंधित कुछ डेटा देखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इन डेटा से संबंधित इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई है। देखो, पहला है कि भारत का कुल वैश्विक अनाज उत्पादन में 11.6% का योगदान है। अभी हमने लास्ट में ही देखा था उत्पादन के अंदर कि भारत में 2024-25 में अनाज का उत्पादन कुल वैश्विक अनाज उत्पादन का कितना परसेंट है, 11.6%। इसका मतलब कथन ए जो है वो सत्य है। उसके पश्चात वर्ष 2023-24 में ध्यान दें, यहां पर डेटा जो है 23-24 लिखा हुआ है, भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 332.27 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और ये हाईएस्ट डेटा थे हमारे। तो ये डेटा भी हमने सबसे लास्ट में लिखा था कि भारत में 2023-24 के अंदर सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने ये डेटा रिलीज किए और इसके अंदर बताया कि 23-24 के अंदर हमारा खाद्यान्न का उत्पादन, कुल खाद्यान्न ध्यान रखें 332.27 मिलियन मेट्रिक टन, बाकी वालों में लाख मेट्रिक टन हमने लिखा था, इसमें मिलियन मेट्रिक टन है। पिछले 1 दशक में कृषि आय में 5.23% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी कथन हमने लिखा। इसका मतलब तीनों के तीनों जो कथन है वो सत्य है। तो कथन ए, बी एवं सी तीनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2015-16 की प्रमुख जलवायु अनुकूल रणनीतियों का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, प्रश्न में नहीं है पूछा हुआ है। तो इसमें से 5 विकल्प हमें दिए हुए हैं और इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा विकल्प राष्ट्रीय सतत खेती मिशन या राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2015-16 की जलवायु अनुकूल रणनीतियों का हिस्सा नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय सतत खेती मिशन जो है ये क्या है। तो इसकी सामान्य जानकारी हम देखते हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2015-16 के अंदर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसको जैसा कि इसके नाम से पता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत खेती, या फिर इसको हम कह सकते हैं टिकाऊ खेती। और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास सरकार कर सकती है, पहले तो हम ये देखें कि सतत खेती या टिकाऊ खेती क्या होती है। तो कृषि के अंदर जो काम में आने वाले संसाधन हैं उन संसाधनों का इस प्रकार से हम यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन यथावत रूप में उपलब्ध हो सके, और उसी चीज को विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना ही कहलाता है सस्टेनेबल या सतत कृषि। और इस सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैसा कि हमने देखा
कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है। तो खेती के अंदर कौन कौन से संसाधन हम काम में लेते हैं, वही इसकी जलवायु अनुकूल रणनीतियों का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, खेती के अंदर सबसे पहले हम पानी को काम में लेते हैं। खेती के लिए आवश्यक जो संसाधन है वो है जल। तो इसकी जो जलवायु अनुकूल रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों में पहला जो सरकार का प्रयास है वो है जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना, कि जल का उपयोग इस प्रकार से करें ताकि हम कम पानी में अधिकाधिक फसल का उत्पादन कर सकें। जैसे फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए पानी को कम से कम वेस्ट करें, और कम से कम वेस्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें, उसको बोलते हैं जल उपयोग दक्षता। तो पहला तो पानी हमारा एक संसाधन है, इस संसाधन का हमने बेस्ट या ऑप्टिमम यूज किया है। दूसरा, खेती के अंदर काम में आने वाला संसाधन होता है मृदा, मिट्टी। तो हमें मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करें? तो मिट्टी का इस्तेमाल करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करें, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। तो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दूसरा हमारा जो प्रयास है वो है मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा परीक्षण। यानी सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए दूसरा जो प्रयास सरकार की रणनीति है वो मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में मृदा परीक्षण, या इसको हम प्रबंधन भी लिख सकते हैं, कि मृदा का मैनेजमेंट प्रबंधन इस प्रकार से करना है ताकि मिट्टी के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व है उनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं हो और मिट्टी का स्वास्थ्य बराबर बना रहे। ठीक है, उसके बाद में खेती को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए अगला जो सरकार का प्रयास है उसके अंदर हम देखें तो खेती का जो तीसरा आवश्यक तत्व होता है मुख्य रूप से, उसके अंदर हम देखते हैं कि खेती के साथ साथ हमें उन पद्धतियों को अपनाना चाहिए जिससे किसान को कृषि के साथ सहायक गतिविधियों से भी इनकम प्राप्त हो सके, ताकि किसान को खेती में कब बना रहेगा। देखो, किसान जब खेती में रहेगा तभी खेती सतत रहेगी और तभी जो है फायदेमंद जो है सरकार के लिए और किसान दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो किसान खेती में तब बना रहेगा जब किसान को ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी, और केवल फसल पर डिपेंड होने पर किसान को ज्यादा इनकम नहीं हो सकती। इसलिए सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि फसल के साथ साथ अन्य जो सहायक गतिविधियां हैं उनको भी किसान अपने खेत में या अपनी गतिविधियों में बढ़ावा दें, ताकि किसान की इनकम बढ़े, और इनकम बढ़ेगी तो वो खेती करेगा तो खेती बनी रहेगी, यानी टिकाऊ खेती या सतत खेती या खेती की सततता लगातार जो है वो बनी रहे। और उसके लिए अगला जो प्रयास है वो है एकीकृत कृषि प्रणालियां। और एकीकृत कृषि प्रणालियों का मतलब है कि फसल के साथ साथ, खेती के साथ साथ वो किसान अपने पास में पशुपालन जो है उस कार्य को अंजाम दे, और उसके साथ साथ मत्स्य पालन या कृषि वानिकी, इन सब गतिविधियों में अगर कृषक इन्वॉल्व है तो किसान को फसल के साथ साथ पशुपालन से भी इनकम हो सकती है, मत्स्य पालन से होगी, वनों से होगी, और इससे किसान की आय बढ़ेगी तो वो खेती में इनोवेशन, नवाचार करते हुए खेती की सततता को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो तीसरा प्रयास एकीकृत कृषि प्रणालियों का हो गया। उसके अलावा अगली जो रणनीति है सततता को बढ़ावा देने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। देखो, खेती को लंबे समय तक बनाए रखना है तो हमें मिट्टी की गुणवत्ता को और पर्यावरण को बचाना होगा, और उसको बचाने के लिए हम खेती को जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या नेचुरल फार्मिंग की तरफ मोड़ना होगा खेती को। और ऐसी स्थिति में ही खेती दीर्घ समय तक, लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी, या लंबे समय तक जो खेती है उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके पश्चात अगला जो प्रयास है खेती के अंदर, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो सामान्य रूप से कृषि की दृष्टि से या किसान की दृष्टि से या इनकम की दृष्टि से अपशिष्ट समझे जाते हैं। जैसे सरसों की तुड़ी है, सरसों के जो डंठल होते हैं वो सामान्य रूप से किसान के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, या चावल की जो पराली होती है, चावल की भूसी होती है, उसको भी किसान की दृष्टि से अपशिष्ट माना जाता है, कृषि की दृष्टि से अपशिष्ट माना जाता है। अगर उन अपशिष्ट को
किसान जलाने का काम करता है तो प्रदूषण होगा, और प्रदूषण होगा इसका मतलब खेती सतत नहीं है। हम प्रदूषण को ही तो मिनिमाइज करना चाह रहे हैं सतत खेती में, ताकि खेती बनी रहे। तो हम अगर प्रदूषण को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कृषि से होने वाले अपशिष्ट को हमें ठीक से प्रबंधन करना होगा। तो अगला हमारा जो प्रयास है वो है कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन करना। उसके पश्चात कृषि में अगर किसान को ठीक से खेती करने के लिए प्रेरित करना है तो किसान को सही समय पर सही परामर्श की आवश्यकता होती है। तो सरकार सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि परामर्श की व्यवस्था करती है, और ये इस जलवायु अनुकूल रणनीतियों का हिस्सा है कि किसान को मिट्टी, वर्षा, जलवायु, बीज, दवाइयाँ, उर्वरक, इन सभी की सही समय पर सही जानकारी मिले। और इसको अगर सही जानकारी मिलेगी तो किसान उनका सही इस्तेमाल करेगा। सही इस्तेमाल करेगा तो खेती के अंदर गुणवत्ता बनी रहेगी, जिसको हम बोलते हैं टिकाऊ खेती या सतत खेती। तो अगला जो हमारा प्रयास है वह है कृषि परामर्श, या फिर कृषि के अंदर किसानों के लिए सरकार के द्वारा परामर्श की व्यवस्था करना। उसके पश्चात कृषि में सबसे लास्ट का जो प्रयास है या जलवायु अनुकूल रणनीतियों का हिस्सा है वह है मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना। और ये मूल्य श्रृंखलाओं का जो निर्माण है ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सही समय पर अगर कृषि उपज को सही मार्केट में बेचा जाए, सही दाम पर बेचा जाए तो किसान प्रोत्साहित होगा तो समय पर ऐसी पद्धतियों को वो अपनाएगा जिससे कि खेती के अंदर सततता, सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन बना रहे। तो मुख्य रूप से ये जो 7 प्रयास है ये जलवायु अनुकूल रणनीतियां हैं। अब देखो इन प्रयासों के आधार पर हम चलते हैं वापस प्रश्न की ओर, और उस प्रश्न के अंदर ये देखते हैं। देखो इन पहले तो प्रयासों को देख लेते हैं। जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना, एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना जिसमें पशुपालन वो है, जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, कृषि अपशिष्ट को प्रबंधित करना, कृषि परामर्श को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा इनमें से राष्ट्रीय सतत खेती मिशन की प्रमुख जलवायु अनुकूल रणनीतियों का हिस्सा नहीं है? नहीं है वाला देखना है अपने को। देखो जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना ये तो है, सबसे पहला हमने देखा। दूसरा मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, यह भी है, हमने दूसरे नंबर पे देखा था। तीसरा है फसल बीमा प्रदान करना। हमने देखो सबसे लास्ट में एक टॉपिक वो शब्द लिखा था मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करना। तो मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण क्या मतलब है कि किसान को अपनी फसल का सही दाम मिले, और अगर किसान फसल बेचने के लिए जाता है तब उसको एमएसपी पर खरीदा जाए, और अगर किसान की फसल नष्ट हो रही है तो उस फसल का बीमा करवाया जाए ताकि किसान जो है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, और ये उसी का पार्ट है। तो फसल बीमा जो है ये भी राष्ट्रीय सतत खेती मिशन का एक भाग है, तीसरा भी इसका भाग होगा। चौथा क्या है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कृषकों को सीधी आय सहायता देना। देखो किसानों को अगर सीधी आय सहायता दे तो ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है उसमें कि किसान उसका उपयोग सतत खेती को बढ़ावा देने में करेगा। जैसे हम पीएम किसान के पैसे की बात करें तो पीएम किसान का पैसा देने पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसान जो है उन पीएम किसान के पैसे को इन 9 या 7 रणनीतियों के अंदर इस्तेमाल करे, कोई जरूरी नहीं है। तो पीएम किसान जो है वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है और उस पैसे से किसान सतत खेती को बढ़ावा दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये उन रणनीतियों का हिस्सा भी नहीं है, ये वहां पर मेंशन नहीं है। तो हमारा सही विकल्प जो है, सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कृषकों को सीधी आय सहायता देना। ये उसके अंदर किसी भी रूप में मेंशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएसएमई चैंपियन योजना का घटक नहीं है। योजना का नाम लिखा हुआ है एमएसएमई चैंपियन योजना, और इनमें से 5 विकल्पों में से हमें देखना है कि कौन सा एमएसएमई चैंपियन योजना का घटक नहीं है। तो हम थोड़ी सी नजर डालते हैं एमएसएमई चैंपियन योजना पर। देखो एमएसएमई चैंपियन, इन 2 शब्दों से ही हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से घटक जो हैं इसके अंदर हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एमएसएमई के अंदर 3 प्रकार के उद्योग हम आइडेंटिफाई करते हैं।
एम, एस और एम। एम का मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एमएसएमई। माइक्रो जो है, अगर इनकी पहचान की बात करें हम, तो किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा उद्योग जो है माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है और कौन सा मीडियम इंटरप्राइजेज है। तो इसके लिए सरकार ने 1 मई 2025 से नए मानदंड निर्धारित किए और उसमें बताया कि इन दो मानकों से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। पहला तो है निवेश, दूसरा है टर्नओवर। अगर किसी उद्योग के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का निवेश है और 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, इसका मतलब वो माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग है। अगर किसी उद्योग में 25 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो वो स्मॉल या लघु उद्योग है। अगर किसी उद्योग के अंदर 125 करोड़ रुपए का निवेश और 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सालाना, तो ऐसा उद्योग मीडियम या मध्यम उद्योग कहलाएगा। ठीक है। अब इन एमएसएमई के अंदर एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है एमएसएमई चैंपियन योजना। यानी इन एमएसएमई, भारतीय एमएसएमई को चैंपियन बनाना है। और चैंपियन बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो अगर एक खिलाड़ी को हम देखें तो खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, एक खिलाड़ी चैंपियन कैसे बन सकता है? तो देखो, खिलाड़ी जो है वो चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले तो खिलाड़ी का मैदान में लगातार होना, कंटिन्यू होना, सतत होना अनिवार्य है। अगर खिलाड़ी मैदान में सतत प्रयास करेगा और सस्टेन करेगा, बराबर शारीरिक रूप से अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, वो अपने आप को बनाए रखे हुए है, तो खिलाड़ी के चैंपियन बनने की संभावना है। दूसरा, खिलाड़ी अगर प्रतिस्पर्धा कर पाता है सामने वाले खिलाड़ी से तो खिलाड़ी चैंपियन बनने की संभावना है। हारना जीतना दूसरी बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा कर पा रहा है तो उसके चैंपियन बनने की संभावना है। तीसरा, सामने वाले खिलाड़ियों को देखकर कि कौन खिलाड़ी कैसा खेलता है और उनके आधार पर खुद नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, इनोवेशन करके कि हम इस टेक्निक से खेल सकते हैं, तो ऐसा खिलाड़ी चैंपियन बन सकता है। तो ऐसे ही एमएसएमई चैंपियन बनेगा। एमएसएमई चैंपियन के 3 घटक हैं और 3 घटकों के अंदर सबसे पहला जो घटक है वो है एमएसएमई सस्टेनेबल। जैसे हमने सबसे पहले यही बात कही थी कि अगर वो खिलाड़ी मैदान में लगातार अपने आप को बनाया हुआ रखा है, सस्टेन कर रहा है मैदान में, तो ऐसे खिलाड़ी को हम चैंपियन की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। वो खिलाड़ी चैंपियन बनने की दौड़ में आ सकता है। ऐसा का ऐसा ही एमएसएमई में है। एमएसएमई सस्टेनेबल क्या है? ऐसा उद्योग जो पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता हुआ और एमएसएमई क्षेत्र में लगातार बनाए हुए अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं, ऐसा उद्योग जो है उसको बोलते हैं एमएसएमई सस्टेनेबल। और इसके लिए सरकार क्या प्रयास की जा रही है? तो सरकार पर्यावरण अनुकूल एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेट। और इस ZED सर्टिफिकेट के दौरान ये प्रयास किया जाता है कि ऐसा एमएसएमई जो अपने कार्य या उत्पादन की प्रक्रिया में नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन करता है, यानी जितना कार्बन वो उत्सर्जन करता है उद्योग धंधा चलते समय, और उतनी ही कार्बन अगर वो वापस अवशोषित कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन। और ऐसा उद्योग जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन या कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे उद्योगों को सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं ZED सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले एमएसएमई जो है उनको ही हम एमएसएमई सस्टेनेबल बोलते हैं। और एमएसएमई सस्टेनेबल जो है उनको सरकार अतिरिक्त फायदा देती है। अगर किसी को ZED सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो उसको सरकार 50 से लेकर 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। कोई भी योजनाएं जो होती हैं उनमें अतिरिक्त फायदा उनको देती हैं जिनको ZED सर्टिफिकेट मिला हुआ। तो पहला जो घटक है वो है एमएसएमई सस्टेनेबल। दूसरा जो घटक इसका है, जैसे मैंने बताया कि पहले तो खिलाड़ी सस्टेन करना जरूरी है, दूसरा खिलाड़ी सामने वाले से कंपटीशन कर रहा है तो खिलाड़ी चैंपियन हो सकता है। यहां पर भी वैसा ही है कि अगर एमएसएमई जो है वो कॉम्पिटिटिव है तो एमएसएमई जो है वो चैंपियन बन सकता है। और एमएसएमई कॉम्पिटिटिव के लिए सरकार क्या प्रयास करती है? सरकार का यह प्रयास है कि कोई भी एमएसएमई अपने उत्पादन की प्रक्रिया में वेस्ट, या कोई भी जैसे उद्योग धंधा काम करेगा तो उसमें वेस्टेज तो होगा, और वो वेस्टेज कम से कम हो, कम से कम अपव्यय हो,
और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, तो इसके अंदर शामिल करके हम एमएसएमई कॉम्पिटिटिव को या एमएसएमई में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। यानी इसमें अपव्यय को कम करते हैं और उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ये दूसरा घटक है। इसके बाद तीसरा जो घटक है वो है एमएसएमई इनोवेशन। ये तीन ही घटक हैं इसके। एमएसएमई में देखो तीन ही उद्योग, याद रखना है कि एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीन इंटरप्राइजेज है और तीन ही इसके घटक है एमएसएमई चैंपियन के। तो एमएसएमई को चैंपियन बनाना तो तीन घटक, पहला तो उसको सस्टेनेबल रखना होगा, दूसरा एमएसएमई कम्पिटिटिव होना चाहिए, तीसरा इनोवेशन करने वाला, नवाचार करने वाला एमएसएमई होना चाहिए, जिसके अंतर्गत कोई भी एमएसएमई डिजाइन के अंदर या आईपीआर में या इंक्यूबेशन के अंदर इनोवेशन करने वाला हो। ऐसी स्थिति में उसको एमएसएमई इनोवेशन हम बोलते हैं। ये तीन घटक है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो एक योजना भी है, यह है एमएसएमई चैंपियन योजना। एक एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल है सरकार का जिसका नाम है चैंपियन पोर्टल, वो अलग है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। वो चैंपियन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, ये योजना है, वो पोर्टल है। पोर्टल है तो सरकार का ऑनलाइन पोर्टल, और इस पोर्टल के ऊपर एमएसएमई के सामने आने वाली कोई भी समस्या है, उस समस्या से संबंधित समाधान का प्रयास किया जाता है, और उस पोर्टल का नाम है चैंपियन पोर्टल। सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा पोर्टल जिसके अंदर एमएसएमई से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट जानकारी हो, वो जानकारी इसके ऊपर अवेलेबल होगी। एमएसएमई की कोई भी शिकायत है, उन शिकायतों का निवारण भी इस पोर्टल के ऊपर होगा, एमएसएमई पोर्टल के ऊपर। एमएसएमई से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की वित्तीय या सेवाओं से संबंधित कोई भी बाधा है तो उसका समाधान करने का प्रयास भी चैंपियन पोर्टल पर होगा। तो चैंपियन पोर्टल अलग है और ये एमएसएमई चैंपियन योजना अलग है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम प्रश्न का समाधान करते हैं। एमएसएमई चैंपियन योजना का घटक नहीं है। देखो पहला वाला हमने पढ़ा था, एमएसएमई सस्टेनेबल, इसका घटक है, कॉम्पिटिटिव भी इसका घटक है, कॉम्प्रिहेंसिव, और तीसरा है इनोवेटिव, इनोवेटिव घटक है। तो कौन सा घटक नहीं है? एमएसएमई कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ये हो गई एमएसएमई चैंपियन योजना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है, भारत में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। और देखो चार इसमें कथन दिए हुए हैं, पांचों तो अनुत्तरित प्रश्न है। चार कथन दिए हुए हैं भारत में स्टील इंडस्ट्री के संबंध में, इस्पात उद्योग के संबंध में भारत के अंदर इसमें चार कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। इसका मतलब इनमें से तीन कथन गलत है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा भारत की स्टील इंडस्ट्री या इस्पात उद्योग के बारे में विचार करते हैं कि भारत में इस्पात उद्योग की स्थिति क्या है। तो देखो सरकार के द्वारा 8 इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम कोर इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। भारत के अंदर 8 ऐसे उद्योग हैं जिनको कोर इंडस्ट्री या कोर उद्योग माना जाता है, और इन कोर उद्योगों के अंदर हम देखते हैं कि 4 तो हैं जीवाश्म ईंधन से संबंधित। जैसे पहला जो इंडस्ट्री है वो है कोयला, उसके बाद में क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, उसके पश्चात अगला जो इंडस्ट्री है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी उत्पाद, उसके पश्चात नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, अगला जो प्रोडक्ट है वो इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और बिजली। इस प्रकार से 8 जो कोर इंडस्ट्री है, इनमें से ही एक इंडस्ट्री है इस्पात, और इस इस्पात के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, तो हमें इस्पात के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना है, और खास तौर से ये जो कोर इंडस्ट्री है इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और अभी जैसे अमेरिका और भारत के बीच में या अमेरिका और अन्य देशों के बीच में जो टैरिफ वॉर है, तो टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले इंडस्ट्री होते हैं उनमें या तो क्रूड ऑयल है, या फिर इस्पात है इंडस्ट्री,
या फिर रिफाइनरी के प्रोडक्ट हैं या फर्टिलाइजर जैसी चीजें हैं, ये चीजें या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें उन क्षेत्रों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनके पढ़ने का प्रयास करना है। यहाँ हम केवल इस्पात इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर इस्पात इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। तो देखो, स्टील जो है अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 तक भारत के अंदर देखो 2 प्रकार का स्टील होता है। एक स्टील जो है उसको बोलते हैं हम अपरिष्कृत स्टील या अपरिष्कृत इस्पात या कच्चा इस्पात, और दूसरा होता है तैयार इस्पात। तो अपरिष्कृत इस्पात या जिसको हम कच्चा इस्पात भी बोलते हैं, और दूसरा जो स्टील होता है, ध्यान रखना स्टील का मतलब केवल स्टील ही नहीं है जो चमकदार स्टील हम देखते हैं। स्टील का मतलब यहाँ लौह इस्पात उद्योग है, लोहा भी इसी के अंदर आता है। तो इस्पात का मतलब केवल स्टील को ही नहीं देखना है, स्टील के अंदर आयरन प्लस कार्बन मिलाने से स्टील बनता है, ठीक है। तो उससे पहले जो तत्व है वो आयरन है, तो मुख्य तत्व इसके अंदर लोहा है, तो लौह इस्पात उद्योग इसको बोलते हैं, लेकिन अपन शॉर्ट के अंदर इसको इस्पात इंडस्ट्री ही बोल रहे हैं। तो तैयार इस्पात, और ऐसी स्थिति में इन दोनों की परिस्थिति क्या है भारत के अंदर। तो देखो भारत का जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें अपरिष्कृत इस्पात का पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के वैश्विक इस्पात के अंदर 3.3% का योगदान है, और तैयार इस्पात जो है उसका 4.6% योगदान है। तो ध्यान रखना नवंबर 2024 तक अपरिष्कृत इस्पात जो है उसका तो योगदान है 3.3%, और तैयार इस्पात का या रेडी स्टील का जो योगदान है वो 4.6% है। ये भारत के स्टील इंडस्ट्री या इस्पात इंडस्ट्री का जो है वो योगदान की हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पश्चात अगर हम देखें तो भारत के अंदर भारत पूरे विश्व में 13% योगदान के साथ में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है इस्पात का या स्टील का। भारत पूरे विश्व में 13% योगदान के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है। यानी 2024 तक, नवंबर 2024 तक 13% योगदान है भारत का पूरे विश्व की इंडस्ट्री में, और उसमें से 13% योगदान के साथ दूसरे स्थान पर भारत जो है वो सस्टेन कर रहा है। इसके बाद में स्टील के संबंध में और क्या है, तो देखो भारत उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन पूरे विश्व का 1/3 1/3 जो है स्टील का कंजप्शन या उपभोग भारत करता है। भारत उत्पादन के मामले में तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन पूरे विश्व में उत्पादन लगभग 13% कर रहा है, लेकिन उपभोग कर रहा है 1/3 यानी लगभग 33%। हम उत्पादन 13% का योगदान है, परंतु उपभोग हम 33% कर रहे हैं पूरे विश्व का। हमारे यहाँ पर जो लोहे की या स्टील की खपत होती है वो पूरे विश्व की लगभग 1/3 है। तो इसका मतलब उत्पादन तो 13 ही कर रहे हैं, बाकी का 20% हम कहाँ से लाएंगे, तो वो करेंगे हम आयात। इसलिए भारत जो है वो इस्पात के मामले में शुद्ध आयातक है। तो देखो ये इस्पात के संबंध में भारतीय स्टील इंडस्ट्री के संबंध में हमने कुछ डेटा देखे हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि नवंबर 2024 तक अपरिष्कृत इस्पात जो है वो भारत में वो 3.3% है, यानी कच्चा इस्पात तो 3.3% का योगदान, और तैयार इस्पात जो है उसका 4.6% का योगदान है। उसके बाद में दूसरा हमने देखा कि 13% योगदान के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है भारत, 1/3 उपभोक्ता है पूरे विश्व का, और शुद्ध आयातक है। क्यों है, क्योंकि उत्पादन तो कम है तो 13% का योगदान है, लेकिन उपभोग हम 33% के आसपास कर रहे हैं, तो बाकी वाला हम आयात करेंगे तो हम शुद्ध आयातक हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा एक इस्पात पॉलिसी जारी की गई थी 2017 में। तो अब हम देखते हैं वापस प्रश्न को कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन की पहचान करना है हमने को, यानी 3 तो गलत होंगे। पहला क्या है, वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर के में देश का तैयार इस्पात उत्पादन 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमने देखा कि अपरिष्कृत जो इस्पात था
उसके अंदर 3.3% की और तैयार में 4.6% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो ध्यान रखना कि यह है तैयार इस्पात के उत्पादन में। तो हमने देखा कि अपरिष्कृत में तो 3.3 की और तैयार इस्पात के उत्पादन में 4.6% की ग्रोथ रेट थी। तो इसका मतलब पहला वाला कथन जो है यहाँ पर 3.3 दिया हुआ है, ये 3.3 है अपरिष्कृत की, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद में कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भारत वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, नहीं। हमने देखा कि 13% योगदान के साथ भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। देखो स्टील में भी हम दूसरे स्थान पर हैं विश्व में, हम सीमेंट के अंदर चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है, स्टील और सीमेंट दोनों के अंदर भारत वैश्विक उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उसके पश्चात अगर हम देखें कपड़ा जो है, कपड़े के मामले में हम छठे सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र हैं। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है दवाइयों का, जेनेरिक दवाइयों का, वो उद्योग पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत का। तो कुछ बड़े जो इंडस्ट्री हैं जिनका भारत विश्व में प्रतिनिधित्व करता है, उनको हमें ध्यान में रखना है। यहाँ हम सबसे बड़े नहीं हैं बल्कि दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर तक भारत इस्पात का शुद्ध निर्यातक राष्ट्र था। शुद्ध निर्यातक नहीं है, हमने चर्चा भी की थी इस चीज की कि हम 13% योगदान के साथ दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। हम 1/3 इस्पात का कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं। इसका मतलब हमें इस्पात बाहर से मंगाना पड़ेगा तो हम शुद्ध आयातक हैं, न कि निर्यातक। तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। अब एक ही कथन बचा है, राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2017 में जारी की गई, यही कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4, राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2017 में जारी की गई। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो भारत के अंदर उद्योग क्षेत्र की क्या स्थिति है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। बाद में हम कथनों को देखेंगे और इन कथनों के आधार पर सही कथन का चयन करेंगे। पहले हम एक बार संक्षिप्त में भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। देखो जिस प्रकार से हमने कृषि जो है उस कृषि के 4 उप क्षेत्र देखे थे, उसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र के भी 4 उप क्षेत्र हैं। जैसे कृषि के 4 उप क्षेत्र थे, फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, उसी प्रकार से इसके निर्माण, विनिर्माण या जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद में खनन एवं उत्खनन, और चौथा जो क्षेत्र है गैस, विद्युत, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं। तो इस प्रकार से ये 4 उप क्षेत्र जो है वो हैं औद्योगिक क्षेत्र के, निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, गैस, विद्युत, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं। इन 4 उप क्षेत्रों में सबसे पहले तो हम कंबाइंड रूप से ग्रोथ रेट या वृद्धि दर की बात करें तो वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.2% रही है। औद्योगिक क्षेत्र जो है 6.2% की दर से 2024-25 में वृद्धि की है इसने। कृषि की वृद्धि दर हमने देखी थी 3.8%, इसकी है 6.2%, और सेवा क्षेत्र की है 7.2%। तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों की हमें वृद्धि दर ध्यान में रखनी है, 3.8, 6.2 और 7.2%। अब देखिए इन चारों उप क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला, देखो एग्जैक्ट सरकार ने कुछ डेटा नहीं दिया है, आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन सरकार ने यह बताया है कि निर्माण और बिजली औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले उप क्षेत्र हैं। तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो है वो सर्वाधिक ग्रोथ रेट निर्माण और निर्माण के साथ साथ विद्युत की रही है। तो ध्यान रखें, औद्योगिक क्षेत्र, इसके 4 उप क्षेत्र निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, गैस, विद्युत, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं। वृद्धि दर औद्योगिक क्षेत्र की रही है 6.2%, और सर्वाधिक वृद्धि इन चारों में से सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र रहा है निर्माण और विद्युत। तो अब हम वापस देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो एक और हम देख लेते हैं इसके अंदर, वृद्धि दर वाला तो ये है, लेकिन विनिर्माण का डेटा भी सरकार ने दे रखा है। सरकार ने यह बताया है
कि भारत जो है वैश्विक विनिर्माण में भारत की भागीदारी 2.8% है। इसके साथ साथ भारत ने इस बार चीन के डेटा भी दिए हैं और ये बताया कि वैश्विक विनिर्माण में चीन की भागीदारी 28.8% है। देखो भारत की भागीदारी तो कितनी है 2.8% और चीन की भागीदारी है 28.8%। अब देखो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में 4 उप क्षेत्र हैं, निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, गैस विद्युत जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं। इनमें से विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा कि सर्वाधिक वृद्धि दर निर्माण और विद्युत के अंदर दर्ज की गई है। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी चीन की हिस्सेदारी की लगभग 10% है। देखते हैं इसको। अभी हमने लास्ट में लिखा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी है 2.8% और चीन की हिस्सेदारी है 28.8%। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो क्या भारत की हिस्सेदारी चीन की हिस्सेदारी की 10% है कि नहीं है? तो देखो 28.8 है, ये हमारे 2.8 है, इसको अगर 10 से गुणा करें तो ये भी 28 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि भारत की हिस्सेदारी चीन की हिस्सेदारी की लगभग कितनी % है? हम चीन का 10वां हिस्सा है। चीन 28% मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, भारत मात्र 2.8% मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। तो हम चीन का 10वां हिस्सा है, तो ये सही है दूसरा कथन। तो हम सही विकल्प देखते हैं। उपर्युक्त में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन, गलत कथन छांटने हैं अपने को। असत्य कथन क्या है? तो एक ही दो ही तो कथन है इसमें से, दो में से पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रेड्स। ट्रेड्स से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमें देखना है कि ट्रेड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब इन 5 में से यानी 4 कथनों में से मुख्य रूप से 3 कथन जो है वो सही होंगे, एक कथन इनमें से गलत होगा। ठीक है। अब आपको हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रेड्स है क्या। देखो ट्रेड्स जो है ये भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक प्रयास है, एक सराहनीय पहल है। और इस सराहनीय पहल के अंदर क्या प्रयास किया जाता है? तो इस पहल के अंदर हम देखते हैं, पहले तो इसका पूरा नाम देखेंगे तो इसका हम आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या काम करता होगा ये। तो ट्रेड्स का पूरा नाम जो है वो है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम। और ये सिस्टम क्या है? देखो ट्रेड रिसीवेबल यानी कि व्यापार में जो प्राप्तियां होती है, रिसीवेबल यानी जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, प्राप्तियां हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिस्काउंट करने वाला सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ट्रेड्स। ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण है ये। क्या है प्रयास है क्या ये एक्चुअल में? तो देखो ये भारत सरकार के द्वारा ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना, ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पर कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? वो सुविधा उपलब्ध होती है हमें रिसीवेबल्स की, प्राप्त करने की। क्या प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी? तो हमें यहाँ पर नकद पैसा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होती है ऑनलाइन रूप से। किसको प्राप्त होगी? तो ये सुविधा प्राप्त होती है एमएसएमई को। ध्यान रखना, ट्रेड जो है वो एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर प्राप्तियों को प्राप्त करने की सुविधा होगी। क्या प्राप्त करने की? नगद प्राप्त करने की। किसको? एमएसएमई को। इसका जो संचालन है, रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है। होता क्या है इस प्लेटफॉर्म के अंदर? तो देखिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें एक साथ कई स्टेक होल्डर इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें खुद सरकार के मंत्रालय और विभाग जुड़े हुए रहते हैं। सरकार के खुद के डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं ट्रेड से। दूसरा, सरकार के जितने भी पीएसयू हैं
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो भी इस प्लेटफॉर्म से, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जो है जुड़े हुए रहते हैं। उसके साथ साथ जितने भी कॉरपोरेट क्षेत्र के हैं, बड़े व्यवसायी जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये जितने भी बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, ये कॉरपोरेट घराने भी कौन से प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं? ट्रेड से। कौन संचालन करता है इसका? नियमन कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किस काम में आता है? एमएसएमई उद्योगों को नगद परिवर्तन करने में, कैश को ऑनलाइन जो पैसा है या उनका जो पैसा है उस पैसे को कैश में चेंज करने में काम में आता है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो लोग हैं, इसके साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थान भी इससे जुड़े हुए रहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? कैसे कैश में ट्रांसफर करेगा? तो देखो, जनरली हम देखते हैं कि जो बड़े घराने होते हैं उनमें, बड़े औद्योगिक घरानों में लेन देन भी बड़े होते हैं, है ना। तो ऐसे बड़े लेन देन के अंदर कोई पैसा का लेन देन हाथों हाथ या कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता कि इधर से सामान डिलीवर किया, उधर से पैसा दे दिया हाथों हाथ, कि जैसे 100 करोड़ रुपए हैं तो 100 करोड़ रुपए इधर से सामान लाया और 100 करोड़ रुपए का बैग भर के ले जाए, ऐसा इनमें जनरली नहीं होता है। सामान्य रूप से क्या होता है कि उद्योगों के अंदर माल सप्लाई होने के बाद में जो सप्लायर होता है, विक्रेता होता है, ऐसे विक्रेता को 1-2 महीने की अवधि के बाद पैसा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई एमएसएमई उद्योग है और वो एमएसएमई उद्योग लोहा बनाने का काम करता है, कि वो लोहा या सरिया बनाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बड़ा कॉरपोरेट घराना है, उसको सरिये की जरूरत है, उसने इस एमएसएमई से 100 करोड़ रुपए का सरिया खरीदा है। ठीक है, कॉरपोरेट घराना जैसे अंबानी को सरिये की आवश्यकता है, कोई बिल्डिंग बनानी है अंबानी को, और उसने 100 करोड़ रुपए का सरिया खरीदा है किसी छोटे व्यवसाय से। उसने 100 करोड़ रुपए का सरिया इसको भेजा और अंबानी को 100 करोड़ रुपए का सरिया भेजने पर ये हाथों हाथ इसको 100 करोड़ रुपए नहीं देगा। ये बोलता है कि मैं आपको 2 महीने के बाद में, 2 मंथ के बाद आपको पैसा दूंगा। लेकिन जब इसने माल ट्रांसफर किया तो हम देखते हैं कि जो माल होता है उसके साथ में एक इनवॉइस दिया जाता है, बिल दिया जाता है, जिसको हम इनवॉइस के नाम से जानते हैं, जिसमें दिया जाएगा भाई ये 100 करोड़ रुपए का माल है, किसको ट्रांसफर किया गया, कितनी तारीख को ट्रांसफर किया गया, कितनी जीएसटी है ना, उसमें टोल टैक्स कितना है, सॉरी पथ कर कितना लगेगा। इस प्रकार से टोटल ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस के अंदर सारी जानकारी उस माल से संबंधित दी हुई रहेगी। और ये टोटल माल जो है ये 100 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़ रुपए का इनवॉइस दे दिया। अब ऐसे उद्योग को 100 करोड़ रुपए का माल इसने सप्लाई किया अंबानी को। अंबानी ने कहा कि 60 दिन के बाद में या 2 महीने के बाद में मैं आपको पैसा दूंगा। अब इसको कल ही पैसे की जरूरत पड़ गई, ये पैसा कहां से लाएगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके पास में पड़ा है ये बिल, जिस बिल से इसने माल सप्लाई किया, इनवॉइस, ये इस बिल को अपलोड करता है इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद में ये इनवॉइस जाएगा ट्रेड प्लेटफॉर्म पर। फिर उसके बाद में अंबानी कहेगा कि हाँ ये इनवॉइस जो है ये मेरे से संबंधित है, ये 100 करोड़ का माल मैंने खरीदा है। ये इसको वेरीफाई करेगा। ये कॉर्पोरेट घराना वेरीफाई करने के बाद में पहले ये अपलोड करेगा, ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद में जैसे ही ये वेरीफाई करेगा, इस इनवॉइस को कोई ना कोई बैंक वाला जो है वो अपने पास में लेके और वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा उस इनवॉइस के बाद में इस एमएसएमई से। इसको बोलेगा कि आपका 100 करोड़ का इनवॉइस था, वो इस आदमी ने वेरीफाई कर दिया है। अब अगर आपको पैसे चाहिए तो आप हमारे बैंक की शाखा में आइए, यहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। तो देखो, अंबानी ने पैसा नहीं दिया था इसको, माल अंबानी ने खरीदा, पैसा इसको कौन दे रहा है? बैंक। और ये देने का कार्य जो है किसके आधार पर हुआ? इनवॉइस के आधार पर। इन्होंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद इसने वेरीफाई किया, वेरीफाई करते ही बैंक इसको अपने आप ही लोन देने का काम कर देगा। यानी पैसे को नगद में, उसका जो रिसीवेबल, उसकी प्राप्ति है, उस प्राप्ति को नगद में परिवर्तित करने का कार्य हो रहा है यहाँ पर। और बाद में 60 दिन के बाद में ये बैंक जो है ये पैसा अपने आप अंबानी से ले लेगा। अभी अंबानी ने नहीं दिया, अभी ये 100 करोड़ रुपए इसको बैंक ने दिया एमएसएमई को। और उसके बाद में 60 दिन जैसे ही हो जाएंगे, इसकी लिमिट है 60 दिन की, 60 दिन के बाद में अपने आप बैंक जो है अंबानी से पैसा ले लेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम एक प्लेटफॉर्म से संचालित करते हैं जिसका नाम है ट्रेड्स। अब इसके बारे में सारे कथनों के ऊपर अपन विचार करते हैं। देखो, यह एमएसएमई इकाइयों की प्राप्तियों को नगद में रूपांतरित करने का ऑनलाइन मंच है। ये कथन सत्य है ना। अभी हमने देखा कि इनवॉइस है, हमारे पास में केवल बिल है, उस बिल को अब हमें पैसे चाहिए तो कैसे कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं 100 करोड़ की राशि को। तो हमने उसको अपलोड किया ट्रेड्स पर।
वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद बैंक वाले ने हमें 100 करोड़ रुपए दे दिए और हमारा काम हो गया। तो ये प्राप्तियों को किसमें परिवर्तित करने का ऑनलाइन मंच है? नगद में। इसे आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। सही बात है, हमने ये चीज भी देखी थी। इसमें केवल सरकारी विभाग ही भाग ले सकते हैं। देखो इसमें हमने देखा केवल सरकारी विभाग ही भाग लेते हैं क्या? नहीं, सरकार के साथ साथ सरकारी विभाग, मंत्रालय, पीएसयू, कॉरपोरेट क्षेत्र, बैंक और वित्तीय संस्थान सब लोग इसमें भाग लेते हैं। एमएसएमई ये सब भाग लेते हैं। इसका मतलब गलत हो गया ये कथन। इसमें खरीदार, विक्रेता और वित्त प्रदाता शामिल होते हैं। सही बात है। खरीदार जैसे अंबानी खरीदार था 100 करोड़ का, विक्रेता जो छोटा एमएसएमई वाला था वो विक्रेता था, और वित्त प्रदाता यानी बैंक जो है वो पैसे देने वाला था। तो तीनों लोग इसमें शामिल थे। ये कथन सत्य है। तो हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है यही तो छांटना था। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन 3। ठीक है। इसके बाद में सबसे अंत में हम देखते हैं कि लघु उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1955 में लघु उद्योगों के बारे में, देखो ये पुराना तथ्य है तो हम इसको सीधा ही देखते हैं प्रश्न को। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई थी। 1955 के अंदर लघु उद्योगों की पहचान करना और उनको बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित की गई थी, समिति की स्थापना की गई थी जिसका नाम था ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, और यह समिति का नाम करवे समिति था। करवे समिति ने 1955 के अंदर ग्राम तथा लघु उद्योगों की पहचान करने के लिए एक परिभाषा जो है वो चिन्हित की, आइडेंटिफाई की, और उसने बताया कि 1950 में ऐसी इकाई 1950 तक जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का निवेश किया जा रहा है वो इकाई लघु इकाई होती है। या फिर हम कहें कि ऐसी इकाई जिस इकाई में 5 लाख रुपए से कम तक का निवेश है, ऐसी इकाइयां लघु इकाइयां कहलाती हैं। तो देखो कथन 2 कथन है यहाँ पर। पहला कथन तो सही है, 1955 के अंदर ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई। सही बात है। इस समिति का नाम था करवे समिति। 1950 में 5 लाख से अधिक निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहा गया। नहीं, इस करवे समिति ने कहा कि 5 लाख से कम वाले निवेश वाले जितने भी उद्योग हैं वो उद्योग लघु उद्योग कहलाएंगे। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। केवल एक सही है, सही बात है। केवल 2 सही है ये नहीं होंगे। हमें जो है सही विकल्प का चयन करना है, और सही विकल्प है कि कथन केवल एक सही है। 5 लाख से कम वाली है तब ये सही हो सकता था। इसमें यहाँ पर 5 लाख से अधिक दिया हुआ है तो ये कथन गलत होगा। तो इस प्रकार से सही विकल्प जो है ये कथन 1 हो गया। इस प्रकार से हमने जो भी डाउटफुल क्वेश्चन थे जो संस्था को प्राप्त हुए, उन डाउटफुल क्वेश्चंस का अभी सॉल्यूशन किया है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको अब समझ में आएंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।